हेलो एवरीवन। हम इंडियन पॉलिटी पढ़ रहे थे। तो पॉलिटी में हमने प्रीवियस लेक्चर में हमारे संविधान का पार्ट 2 यानी कि नागरिकता के बारे में पढ़ा था, और आज हम फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ेंगे जो हमारे संविधान के पार्ट 3 में मेंशन किया गया है, और आर्टिकल 12 से लेके 35 तक इसमें हमारे कुछ राइट्स मेंशन किए गए हैं पार्ट 3 में। उनको हम फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? तो फंडामेंटल राइट्स जो है हमारे संविधान के पार्ट 3 में इनको मेंशन किया गया है। आर्टिकल 12 से लेके 35 तक क्या है, हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं। तो बेसिकली पार्ट 3 में क्या है, संविधान के पार्ट 3 में कुछ राइट्स दिए गए हैं जो क्या है, फंडामेंटल है। फंडामेंटल मतलब बेसिक राइट्स हैं जो हर ह्यूमन को एक बेसिक राइट्स मिलने चाहिए। तो वो जो राइट्स हैं हमारे संविधान के पार्ट 3 में उनको लिख दिया गया है, और पार्ट 3 को ही क्या है, हमारे इंडिया का मैग्ना कार्टा बोला जाता है। ठीक है, मैग्ना कार्टा क्यों बोला जाता है? तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले जो फंडामेंटल राइट्स की बात हुई थी वो हुई थी इंग्लैंड में। इससे पहले क्या था, बहुत पहले की बात है जब किंग का रूल हुआ करता था। तो उस टाइम क्या था, सुप्रीम पावर जो हुआ करती थी वो किंग की होती थी। किंग क्या था, सर्वे सर्वा हुआ करता था। सारी पावर जो थी किंग के पास हुआ करती थी। जो सिटीजन्स हुआ करते थे, जो नागरिक हुआ करते थे, उनके पास कोई राइट्स नहीं हुआ करते थे। तो सारे जो राइट्स थे वो किंग के हाथ में हुआ करते थे। जो भी राजा हुआ करता था वो कुछ भी कर सकता था। सिटीजन्स के लिए क्या अच्छा होगा क्या बुरा होगा ये किंग की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी हुआ करती थी, वही डिसाइड करता था। तो कोई भी बेसिक राइट्स नहीं मिलते थे जैसे आज हमको डेमोक्रेटिक इंडिया में देखने को मिलते हैं राइट्स। उस तरह के कोई भी राइट्स उस टाइम नहीं मिला करते थे। तो जो भी किंग चाहता वो कर सकता था। तो बेसिकली क्या है, यहाँ पे जो सिटीजन्स हुआ करते थे, नागरिक हुआ करते थे, वो राजा की मेहरबानी पे जिया करते थे। देन उसके बाद क्या हुआ, एक विद्रोह स्टार्ट हुआ। यहाँ पे क्या था, कई सालों से क्या है, लोगों को दबाया जा रहा था राजा के थ्रू। तो कुछ राजा अच्छे हुआ करते थे, वो क्या है, सिटीजन्स को मेहरबानी कर दिया करते थे। तो वो क्या है, कुछ थोड़े बहुत राइट दे दिया करते थे। बट अगर राजा अच्छा नहीं है तो जो सिटीजन्स हुआ करते थे, नागरिक की जो लाइफ हुआ करती थी, तो वो अच्छी नहीं हुआ करती थी। तो इस चीज़ को देखते हुए कभी ना कभी तो एक विद्रोह होना था। तो विद्रोह हुआ। विद्रोह में क्या है, ना ही सिटीजन्स कॉम्प्रोमाइज़ करना चाह रहे थे और ना ही राजा कॉम्प्रोमाइज़ करना चाह रहा था। तो यहाँ पे क्या है, किंग के पास भी बड़ी सी आर्मी हुआ करती थी। तो वो आर्मी से क्या है, जो विद्रोह था, रेबेलियन था, उसको दबाने की कोशिश की। बट ऐसा हो नहीं पा रहा था क्योंकि रेबेलियन ना काफ़ी लार्ज स्केल में स्टार्ट हो चुका था। क्योंकि अब सिटीजन्स काफ़ी परेशान हो चुके थे। उनको लग रहा था कि कुछ तो उनकी ज़िंदगी में कमी है। ऐसे ही अलग अलग राजाओं की मेहरबानी पे हम कैसे ज़िंदगी जिएंगे। तो फिर क्या हुआ, यहाँ पे एक ट्रीटी साइन की गई। तो उस ट्रीटी को क्या है, चार्टर्स ऑफ राइट बोला जाता है। तो वो ट्रीटी थी हमारी चार्टर ऑफ राइट, जो किंग जॉन ने, इंग्लैंड में जो किंग जॉन थे, उन्होंने साइन की थी। चार्टर ऑफ राइट 15 जून। और ये जो डॉक्यूमेंट था, ये जो चार्टर था, इसमें क्या है, कुछ फंडामेंटल, कुछ बेसिक राइट्स दे दिए गए थे सिटीजन्स को। और उसी को क्या है, मैग्ना कार्टा बोला गया। जो ये डॉक्यूमेंट था, इसी डॉक्यूमेंट को मैग्ना कार्टा बोला गया यहाँ पे। तो अब क्या है, यहाँ पे कुछ बेसिक राइट्स दे दिए गए। बट क्या था, यहाँ पे जो ये फंडामेंटल बेसिक राइट्स जो दिए गए थे वो आज के राइट्स से काफ़ी डिफरेंट थे। इतने सारे राइट्स नहीं थे उस टाइम, काफ़ी बेसिक से राइट्स दिए गए थे। अब क्या है, यहाँ पे एक टर्म आता है जो है रेक्स लेक्स। ठीक है, तो ये कभी एग्ज़ाम में पूछ लिया जा सकता है। तो रेक्स लेक्स मतलब क्या है, यहाँ पे क्या था, जो किंग है वो सुप्रीम था।
ठीक है, किंग का राज चलता था। पहले क्या है, जब ये मैग्ना कार्टा हमको नहीं मिला था, रूल हुआ करता था वो रेक्स लेक्स हुआ करता था, यानी कि राजा का यहाँ पे सुप्रीम पावर राजा के पास हुआ करती थी। देन उसके बाद ये मैग्ना कार्टा हमारा जब साइन हो गया, डॉक्यूमेंट हमारा आ गया, ये जो रूल था इसको क्या है कन्वर्ट करके क्या कर दिया गया, लेक्स रेक्स। अब क्या है यहाँ पे लेक्स रेक्स हो गया, यानी कि अब लॉ को यहाँ पे सुप्रीम कर दिया गया है। अब कुछ ऐसे लॉ बना दिए गए हैं, उस लॉ के अकॉर्डिंग सिटीजन्स और किंग सब एक लाइन में आ चुके हैं, यानी कि सब अब समान हो चुके हैं, कोई भी किसी से ऊपर नहीं है। राजा को भी अब क्या है प्रजा के बराबर यहाँ पे माना जाएगा। तो रेक्स लेक्स और रेक्स लेक्स ये दो टर्म हैं, कभी पूछ लिए जा सकते हैं एग्ज़ाम में। देन उसके बाद क्या है राइट्स। तो राइट्स क्या है, कई तरीके के होते हैं, जैसे कि पर्सनल राइट होते हैं, पॉलिटिकल राइट। तो उसमें क्या है कुछ राइट्स जो हैं हमारे संविधान में लिखे गए हैं, जो भी हमारे नागरिकों के लिए अच्छा है वो हमारे फ्रेमर्स ने, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमर्स ने वहाँ पे लिख दिया गया है, वो राइट्स हैं। तो पार्ट 3 में क्या है कुछ राइट्स लिखे गए हैं, उनको क्या है फंडामेंटल राइट्स बोला जाता है। और फंडामेंटल यानी कि बेसिक राइट्स हैं, ये हर किसी के लिए कंपलसरी हैं, ये कभी भी क्या है बदल नहीं सकते हैं। देन उसके बाद क्या है जो अदर पार्ट्स में, जो बाकी के जो पार्ट्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, उनको क्या है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बोला जाता है, वो क्या है फंडामेंटल नहीं है नेचर में, ये फंडामेंटल राइट्स जो हैं पार्ट 3 में है। तो फंडामेंटल राइट्स में क्या है, ये आर्टिकल 12 से लेके 35 तक है। 6 टाइप्स ऑफ हमको क्या है 6 तरह के यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स देखने को मिलते हैं हमारे संविधान में। तो पहला है राइट टू इक्वलिटी, ठीक है, समानता का अधिकार, ये आर्टिकल 14 से लेके 18 तक यहाँ पे इसको मेंशन किया गया है। देन राइट टू फ्रीडम, यानी कि स्वतंत्रता, हर किसी को, हर कोई स्वतंत्र देश में स्वतंत्र रहने की उसको आज़ादी रहेगी, और ये है आर्टिकल 19 से लेके 22 तक। देन है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट राइट बनाया गया है, इसको भी फंडामेंटल किया गया है, क्योंकि अगर एक्सप्लॉयट करते रहेंगे हम किसी को तो उसका कभी भी विकास नहीं हो पाएगा। तो ये क्या है एक फंडामेंटल राइट है, बेसिक राइट है जो हर किसी को मिलना चाहिए, और इसको 23 और 24 में आर्टिकल में मेंशन किया गया है। देन राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जिसको आर्टिकल 25 से लेके 28 तक लिख दिया गया था। देन है हमारा कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, कुछ कल्चरल राइट्स दिए गए हैं हमको, वो है आर्टिकल 29 और 30 में। देन है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये हमारा कह सकते हैं फंडामेंटल राइट्स का ये नींव है, आर्टिकल 32 जो है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। तो ये कैसे है आगे हम देखेंगे। देन उसके बाद क्या है कुछ बेसिक फीचर्स हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स के, वो फीचर्स क्या हैं, जैसे कि हमारे फंडामेंटल राइट्स जो है नॉट सैक्रोसेंट है, यानी कि परमानेंट नहीं है, ये रिपील कर सकते हैं, इनको कर्टेल कर सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू कर सकते हैं। सिंपल अमेंडमेंट यहाँ नहीं चलेगा, सिंपल अमेंडमेंट के थ्रू ये कभी भी कर्टेल या रिपील नहीं हो सकते हैं। यहाँ पे क्या है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, तो ये परमानेंट नहीं है। देन उसके बाद ये एब्सोल्यूट भी नहीं है, यानी कि क्वालिफाइड है नेचर में, यानी कि क्वालिफाइड का मतलब जो स्टेट यानी कि गवर्नमेंट जो है वो क्या है रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगा सकती है हमारे फंडामेंटल राइट्स पे। वो कैसे लगा सकती है, क्योंकि यहाँ पे एक प्रोविज़न है, जब इमरजेंसी होती है हमारे देश में तो वहाँ पे क्या है फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड कर दिया जाता है, एक्सेप्ट आर्टिकल 20 और 21। तो आर्टिकल 20 और 21 को क्या है ये सस्पेंड नहीं किए जाते हैं। नेशनल इमरजेंसी के दौरान क्या है सारे जो
हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं इनको सस्पेंड कर दिया जाएगा एक्सेप्ट आर्टिकल 20 और 21। 21 में क्या है, राइट टू लाइफ है, यानी कि जीने का अधिकार। तो जीने का अधिकार तो कभी भी किसी से नहीं लिया जा सकता है, तो ये क्या है, कभी भी सस्पेंड नहीं हो सकता है आर्टिकल 21। देन वॉर या फिर एक्सटर्नल इमरजेंसी के दौरान क्या है, आर्टिकल 19 को भी सस्पेंड कर दिया जाता है। आर्टिकल 19 में क्या है, 6 तरह के हमको क्या है फ्रीडम देखने को मिलता है, स्वतंत्रता। तो ये क्या है, फ्रीडम यहाँ पे कर्टेल कर दी जाती है, सस्पेंड कर दी जाती है ड्यूरिंग वॉर या फिर एक्सटर्नल इमरजेंसी। तो ये कुछ फीचर्स थे फंडामेंटल राइट्स के। तो देन क्या है, हम एक एक करके सारे फंडामेंटल राइट्स को डिटेल में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आर्टिकल 12 से। तो आर्टिकल 12 में क्या है, स्टेट जो टर्म है हमारे संविधान में, हमारे फंडामेंटल राइट्स में क्या है, जगह जगह पे एक यहाँ पे वर्ड को मेंशन किया गया है, स्टेट। इस स्टेट को क्या है, यहाँ पे आर्टिकल 12 में डिफाइन किया गया है ताकि वो क्या है पार्ट 3 के पर्पस को पूरा कर सके। यानी कि स्टेट हम किस बॉडी को कह सकते हैं, ये यहाँ पे क्या है मेंशन किया गया है। तो स्टेट के अंदर क्या आता है, गवर्नमेंट आती है हमारी, पार्लियामेंट आती है, ठीक है। अगर पार्लियामेंट या गवर्नमेंट कोई लॉ बनाता है तो वो ये स्टेट के अंडर में आता है, आर्टिकल 12 कवर करता है उसको। और गवर्नमेंट यानी कि एग्जीक्यूटिव, जो एग्जीक्यूट करता है हमारे सारे लॉज को। और लेजिस्लेटिव कौन होता है, पार्लियामेंट, ये क्या है लॉज बनाता है। देन उसके बाद गवर्नमेंट और लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट के अंदर भी जो क्या है गवर्नमेंट होती है, जैसे देखते हैं ना कि एक यूनियन गवर्नमेंट होती है और एक स्टेट गवर्नमेंट होती है, तो ये दोनों ही गवर्नमेंट क्या है आर्टिकल 12 के अंदर आती हैं। देन लोकल अथॉरिटीज़ आती हैं कुछ, जिसमें म्यूनसिपैलिटीज़, पंचायत और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड जैसे बॉडीज़ यहाँ पे इंक्लूड की गई हैं। देन कुछ अदर अथॉरिटीज़ हैं जो स्टैट्यूटरी हैं और नॉन स्टैट्यूटरी हैं, जैसे कि ONGC, सेल और LIC। इस तरह की बॉडीज़ को भी क्या है टर्म स्टेट के अंदर डिफाइन किया गया है, ये भी क्या है स्टेट के क्राइटेरिया में आते हैं। देन उसके बाद क्या है आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 में क्या लिखा गया है, ऑल लॉज दैट आर इनकंसिस्टेंट विद और इन डिरोगेशन ऑफ एनी फंडामेंटल राइट शैल बी वॉइड। यानी कि कोई भी लॉ अगर बनता है जो क्या है कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है हमारे फंडामेंटल राइट्स को, हमारे फंडामेंटल राइट्स को अगर कोई भी लॉ वायलेट कर रहा है तो वो लॉ क्या है वॉइड माना जाएगा, यानी कि एप्लीकेबल नहीं माना जाएगा, वो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन नहीं एप्लीकेबल होता है। अगर फंडामेंटल राइट्स को कोई भी लॉ हमारे छीनता है तो वो लॉ क्या है एप्लीकेबल नहीं हो सकता है, ऐसा आर्टिकल 13 में लिखा गया है। और आर्टिकल 13 में ही क्या है डॉक्ट्रिन ऑफ जुडिशियल रिव्यू का भी कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है। यानी कि अगर कोई भी लॉ बनाती है सरकार और वो लॉ अगर सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट जा रहा है तो उस लॉ को क्या है हमारा जुडिशियल सिस्टम रिव्यू कर सकता है, कर्टेल कर सकता है, ठीक है, उसको क्या है नल एंड वॉइड भी घोषित कर सकता है। तो बेसिकली हमारे जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं उसका जो प्रोटेक्टर होता है, यानी कि प्रोटेक्ट करने की जो अथॉरिटी होती है वो हमारे जुडिशियल सिस्टम को दी गई है, हमारे संविधान को दी गई है। और यहाँ पे क्या है फंडामेंटल राइट्स और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स में बहुत ही मेजर डिफरेंस होता है। वो ये है कि फंडामेंटल राइट्स अगर वायलेट होते हैं हमारे तो क्या है हम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। यानी कि अगर कोई भी हमारा फंडामेंटल राइट, हमारा मौलिक अधिकार अगर हनन किया जाता है किसी भी मौलिक अधिकार का, तो क्या है हम सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाके वहाँ पे अपना हक मांग सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि पहले हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाएं, या एक प्रोसेस होता है ना, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाएंगे फिर उसके बाद हाई कोर्ट जाएंगे देन सुप्रीम कोर्ट, वो हमें करने की ज़रूरत नहीं है। फंडामेंटल राइट्स में अगर
कोई भी वायलेशन होता है तो आप सीधे सीधे क्या है सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। बट कॉन्स्टिट्यूशनल राइट में ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे अगर ये वायलेट होते हैं तो पहले आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाना होगा, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में क्या है सुनवाई होगी, फिर उसके बाद आप हाई कोर्ट जा सकते हैं, देन उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं। ये मेजर डिफरेंस होता है फंडामेंटल राइट्स और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट में। तो आज हमने आर्टिकल 12 और 13 देखा था। नेक्स्ट वीडियो में हम आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 35 तक पढ़ेंगे। तो पढ़ते रहिए। थैंक यू एवरीवन।